हाय एवरीवन, आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 16 करने वाले हैं, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने इमरजेंसी प्रोविजंस में जो 3 इमरजेंसीज है, उसमें पहली वाली इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो इमरजेंसीज है वो 3 तरीके की होती है। एक है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंडर लगती है, दूसरी है प्रेसिडेंट्स रूल, और प्रेसिडेंट्स रूल को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 356 के अंदर लगाई जाती है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल नंबर 360 के अंडर लगती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की इमरजेंसीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड इमरजेंसी जो कि है प्रेसिडेंट्स रूल, और इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। अब मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि जो तीनों इमरजेंसीज है ना, हमें जानना होता है किस ग्राउंड पे इनको लगाया गया है। राइट, वो कौन सा ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि अब प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है या अब नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो नेशनल इमरजेंसी था उसमें हमने क्या देखा था कि वो 2 तरीके की है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाले में क्या होता है, जब भी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन का केस होता है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, और आर्म्ड रेबिलियन होता है तो इंटरनल इमरजेंसी लगती है। राइट, अब ये वाला जो चैप्टर है ना प्रेसिडेंट रूल, इसमें होता क्या है, इसका नाम से आपको पता लग रहा होगा, स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि पूरे इंडिया पे लगती है। राइट, स्टेट इमरजेंसी जो किसी स्पेसिफिक स्टेट पर लगाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। यानी कि वो जो पूरा स्टेट है ना वो प्रेसिडेंट के अंडर आ गया है। अब उस स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, अब वो पूरे स्टेट का जो फंक्शनिंग है ना वो प्रेसिडेंट खुद कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं कि अब इस एरिया में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया इस स्टेट में। यानी कि उस स्टेट की अपनी कोई सरकार अभी नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां, उस स्टेट का कोई गवर्नर नहीं है, उस स्टेट का सिर्फ अभी जो भी ये काम है ना, सब कुछ कौन हैंडल कर रहा है, हमारे प्रेसिडेंट हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल में मेन डिफरेंस क्या आ गया, पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पे लगाई जाती है और स्टेट इमरजेंसी किसी एक स्पेसिफिक स्टेट पर लगाई जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है एक स्टेट पे, एक से ज्यादा स्टेट्स पर भी सेम टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो सेम उसके बाद केरला में भी लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, अगर वहां की भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल लगाया किन ग्राउंड्स पे जाते हैं, हमें इस चीज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और उन 2 ग्राउंड में से एक ग्राउंड तो आर्टिकल नंबर 356 में ही लिखा हुआ है कि किस ग्राउंड में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर होगा, और दूसरा आर्टिकल नंबर 365 में मेंशन है। तो वो है क्या, समझते हैं। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है, इट empowers president to issue a proclamation if he is satisfied that the situation has risen in which government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Hence the president can act either on a report of a governor of a state or otherwise too. इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट या यूनियन गवर्नमेंट को ये लेटर लिख के दे देता है कि ये जो गवर्नमेंट है ना इस स्टेट की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रही है। अनकॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है। कौन लिख के देगा, अगर उस स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को या यूनियन कैबिनेट को ये चीज लिख के दे देगा, तो फिर उस केस में आर्टिकल नंबर 356 के अंडर प्रेसिडेंट उस स्टेट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्राउंड क्या है, आर्टिकल 365। इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने क्या समझा, अगर गवर्नर लिख के दे दे, इसमें हमने क्या देखा, अगर सेंटर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट को कोई काम करवाने के लिए, अगर सेंटर ने कुछ फंक्शन बोला है स्टेट को कि स्टेट को ये काम करना है, तो स्टेट अगर वो काम नहीं करता है, समझ में आया, सेंटर के द्वारा दिया गया काम स्टेट नहीं परफॉर्म करता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। उस केस में भी क्या होगा, ये हो जाएगा कि ये जो स्टेट है ना वो लॉफुल नहीं चल रहा है और ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब प्रेसिडेंट को मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो इन केसेस में क्या हो जाता है, हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा जाता है। यानी कि सेंटर स्टेट को कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है और अगर ये डायरेक्शन फॉलो नहीं किए गए तो प्रेसिडेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकती है। तो इस आर्टिकल का मतलब ये हुआ। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल्स ना क्लियर हो, और इन दोनों ही आर्टिकल्स के बेसिस पे क्या लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
उसके बाद की डिफरेंस, अब आर्टिकल 356 और 365 में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फोकस, फेलियर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई स्टेट फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है ना वो सेक्युलर है, राइट, पर कोई एक स्टेट अगर स्पेसिफिकली किसी एक रिलीजन को ज्यादा वो करने लग जाए, महत्व देने लग जाए, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि ये जो स्टेट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है, ठीक है। किसी से भी ना उसके रिलीजन के बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, बट ये स्टेट जो है ना किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है उनके रिलीजन को लेके, फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में गवर्नर लिख के दे देंगे कि ये स्टेट ना कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ये समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 365 क्या कहता है, फेलियर टू कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्टिव्स। अब इसका मतलब ये है कि मान लो यूनियन गवर्नमेंट कोई एक स्कीम लेके आई, सपोज करो वाटर इरिगेशन से रिलेटेड कुछ, ठीक है, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ का एक स्कीम आ गई है। अब उस स्कीम में जो ये वाटर है ना वो स्टेट के अंदर आता है। हमने वो लिस्ट देखा था ना, लिस्ट 1 जो यूनियन के हाथ में होता है, लिस्ट 2 जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और लिस्ट 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ये चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो फिर ना ये जो चीज है ना ये क्या होगा, अगर सेंटर स्टेट को बोलता है कि वाटर रिलेटेड कुछ है आप इस पे काम करो, बट स्टेट मना कर दे, कोई एक्सक्यूज दे दे कि नहीं हम नहीं करेंगे, या पानी इतना नहीं है, या फिर कोई भी XYZ एक्सक्यूज देगा ना स्टेट सेंटर को कि इस वजह से हम आपका काम नहीं कर सकते, और वो जो रीजंस देगा उनकी जांच पड़ताल की जाएगी कि ठीक है पानी एक्चुअली में नहीं सप्लाई कर सकता स्टेट, या फिर कुछ भी ऐसा फंक्शन है जो स्टेट किसी भी रीजन से नहीं परफॉर्म कर सकता, तो सेंटर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, और सेंटर को एक भी रीजन अगर फॉल्स मिल गया तो फिर सेंटर जो है वो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद रीजंस, गवर्नर रिपोर्ट और प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन। हाँ, या तो गवर्नर रिपोर्ट दे दे या तो प्रेसिडेंट को खुद ये अनुभव हो जाए, खुद ये फील होने लग जाए कि क्या कहते हैं अब ना इस स्टेट, ये जो स्टेट है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। यूनियन डायरेक्टिव इज इग्नोर्ड बाय द स्टेट, और यूनियन जो डायरेक्टिव दे रहा है वो स्टेट इग्नोर करेगा। एक बात और, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर ने एक बार बोल दिया कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है, XYZ कोई भी काम स्टेट को बोल दिया और स्टेट ने मना कर दिया तो सेंटर तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअली में, तो फिर वो चीज जो है ना सेंटर ना बार बार भी बोल सकता है, ठीक है, कि आप ये करो, ये फंक्शन परफॉर्म करो, पर बार बार बोलने के बावजूद भी जब स्टेट फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है ना तब जाके ऐसी कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल एक ही बार बोलने पे नहीं लग जाता, या आसानी से नहीं लगा देते हैं। उनके लिए भी जब ऐसी कंडीशन एकदम लास्ट स्टेज मान लो आ गई है कि स्टेट सुन ही नहीं रहा है तो सेंटर को ये कदम उठाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आउटकम, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, treated as a failure of constitutional machinery leading to possible invocations of article 356। यही हो गया कि अब आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ड्यूरेशंस, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है इनको, ठीक है। अब ये है क्या, तो देखो 2 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए। जब से ये प्रोक्लेमेशन इशू हो गया है ना, इमरजेंसी लगेगा, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, तो जब से वो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है ना उसके 2 महीने के अंदर से ना दोनों हाउसेज से वो प्रोक्लेमेशन क्या होना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए। और अगर लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो चुकी है, मान लो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ और लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो गई है, जिस वजह से लोकसभा वो प्रोक्लेमेशन वो नहीं कर पाई, अप्रूव नहीं कर पाई, तो फिर उस केस में ना जब नई लोकसभा बनेगी ना तो नई लोकसभा बनने के बाद 1 महीने के अंदर वो प्रोक्लेमेशन क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए लोकसभा से। ये चीज याद रखना। और इस प्रोक्लेमेशन को ना सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है, दैट्स इट। दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। और एक बार अगर ये पास हो गया ना तो ये 6 महीने तक ही लगा रह सकता है, 6 महीने से ज्यादा एक बार ये नहीं लग सकता। समझ में आ गया। और 6 महीने ना जब से अप्रूव हुआ है तब से नहीं, बल्कि जब से ये प्रोक्लेम हुआ है, यानी कि इसको जरा मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ पे देखो, मान लो 1 तारीख को प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, ठीक है, तो 1 जनवरी को अगर ये इशू हुआ है ना तो ये 30 जून तक ही वैलिड रहेगा। भले ही 1 जनवरी के बाद 2 महीने बाद, यानी कि फरवरी, मान लो 2 फरवरी को ये अप्रूव हुआ है दोनों हाउसेस से, तो फरवरी से 6 महीने काउंट नहीं होंगे, बल्कि जनवरी से 6 महीने काउंट होंगे। जब से वो प्रोक्लेमेशन इशू हो गया है ना, भले पास हो, फेल हो, पास हुआ हो, ना हुआ हो, डजंट मैटर, वो जब से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है तब से वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। यार एक बार जब वो अप्रूव हो गया तो 6 महीने तक, फिर दोबारा हमें लगाना है तो फिर दोबारा 6 महीने तक लगवा सकते हैं। और प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 3 साल तक ही लगा रह सकता है, 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रह सकता। एक बार में 6 महीने, दोबारा अप्रूव कराओ फिर 6 महीने, दोबारा अप्रूव कराओ फिर 6 महीने, लेकिन ऐसा कर करके भी ना ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक ही रह सकता है। 3 साल से ज्यादा ये प्रेसिडेंट रूल किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में लगाया नहीं जा सकता, ठीक है।
अब अगर मुझे वो लगाना है, मतलब अगर 3 साल से ज़्यादा वो हो गया, 3 साल नहीं, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया प्रेसिडेंट रूल को, मान लो मैंने एक बार में 6 महीने के लिए लगता है प्रेसिडेंट रूल, फिर दोबारा उसको मैंने पास करवाया, दोबारा 6 महीने के लिए लग गया, लेकिन अब जब मैं तीसरी बार उसको कराऊंगी ना, तो तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा और समझा ही देती हूँ। इधर देखो, एक सेकेंड देखो, एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया, एक बार प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वो पास हो गया, तो ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। दूसरी बार फिर हो गया, ये 6 महीने तक वैलिड हो गया, ये दूसरी बार ये 6 महीने तक वैलिड हो गया, फिर दूसरी बार इसको फिर अप्रूव कराया गया इसी प्रोक्लेमेशन को, फिर अगेन ये 6 महीने तक वैलिड हो गया। ठीक है, तो यानी कि 1 जनवरी 2024 को ये इशू हुआ है, तो एक बार अप्रूव हुआ 30 जून तक। ठीक है, फिर दोबारा 1 जुलाई से मान लो हो गया, तो वो अप्रूव रहेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, 2024 तक। ऐसा करते करते ना ये 1 साल हो गया पूरा। अब इसके बाद जब मैं दोबारा इसको 6 महीने के लिए अगेन अप्रूव करवाऊंगी ना, तो मुझे ना 2 कंडीशंस को फुलफिल कराना पड़ेगा। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जाके ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए और हो सकता है, और ऐसा करके ना ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक ही रह सकता है। 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में लगातार। अब वो 2 कंडीशंस कौन सी है जिनको अप्रूव कराने के बाद ही प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज्यादा रह सकता है? तो वो 2 कंडीशंस है। पहला, नेशनल इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा होना चाहिए, या तो पूरे इंडिया पे या तो फिर इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इलेक्शन कमीशन ये लिख कर दे दे, मतलब ये ऑर्डर लिख के ही बता दे कि इस पर्टिकुलर स्टेट, सपोज करो महाराष्ट्र में लगा हुआ है प्रेसिडेंट रूल और 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब मुझे तीसरी बार अप्रूव कराना है, तो तीसरी बार वो तभी अप्रूव होगा, पहला अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो या तो पूरे इंडिया पे या तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, या तो दूसरा क्या, दूसरी कंडीशन ये है कि उस स्टेट यानी कि महाराष्ट्र के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चीज लिख के दे दे कि महाराष्ट्र की कंडीशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तब हमारा तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, लेकिन तीसरी बार लगने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक रहेगा, फिर दोबारा ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और ऐसा करके ये मैक्सिमम 3 साल तक ही रह सकता है, 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। आई होप ये चीज मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दी हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। अब जरा इसको रीड कर लेते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। कहाँ गए, हाँ ये देख लिया था हमने। हाँ, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू। ये चीज ना एग्जाम में ऐसे ही घुमा के पूछी जाती है कि जिस दिन वो आया उसी के दिन के इशू से, या फिर जिस दिन वो अप्रूव हो गया तब से लेके 6 महीने तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, द डाइसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, मीनवाइल राज्यसभा कैन अप्रूव इट। समझ में आया? 2 महीने के अंदर होना चाहिए पास दोनों हाउसेज से, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, देन उस केस में जब नई लोकसभा बनेगी और फर्स्ट सिटिंग होगी तब 30 days के अंदर वो हो जाना चाहिए। मीनवाइल राज्यसभा तब तक अप्रूव कर देगी अपना। If approved by the both the houses by simple majority, president rule continues for 6 months. अगर ये एक बार दोनों हाउसेज से लग गया तो 6 महीने के लिए ये रहेगा। It can be extended for a maximum period of 3 years. 3 साल के लिए रहेगा। Without approval of parliament, with approval of parliament, यहाँ पे with कर लेना, ठीक है? इसको मैं ठीक ही कर देती हूँ, वरना यही नोट्स चले जाएंगे आपके पास। एक सेकेंड, विथ, हाँ ठीक है, तो विथ अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, अरे हाँ, विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इन एवरी 6 months, हर 6 महीने में पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने आपको बताया वही है, इफ द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू आफ्टर अ ईयर ऑल्सो देन इट शुड फुलफिल दीज 2 कंडीशंस। अगर 1 साल से ज्यादा लगा रहा प्रेसिडेंट रूल किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, तो फिर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। आई थिंक ये गलत प्रिंट हो गया है, तो मतलब कि या तो पूरे इंडिया में लगा रहे या तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे। इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाइड दैट द जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। उस स्टेट में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। अगर ये दोनों अप्रूव हो गए तो फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके? प्रेसिडेंट रूल कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ, हाँ देखो कॉन्सिक्वेंसेज मैं बताती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो है अब हमारे प्रेसिडेंट ही है, तो हमारा जो स्टेट है ना वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा। उस स्टेट कंसर्न स्टेट की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अब नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड नहीं आएगा यहाँ पे, वेस्टेड ये वाला वेस्टेड है। ठीक है,
vested in the governor or any other executive authority in the state. He can declare that the power of a state legislature are to be exercised by the parliament. और president ये भी declare कर सकते हैं कि इस state का जो भी legislative function है ना वो parliament ही perform करेगी. He can take all the necessary steps including suspension of the constitutional provisions relating to anybody or authority of the state. यानी कि उस specific state की किसी भी authority को president suspend भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं उनकी position से. तो ये पूरा president rule का किस्सा था. अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट सारे चार्ज ले लेते हैं, सारा काम प्रेसिडेंट करते हैं. कोई अगर एक स्पेसिफिक अथॉरिटी उस स्टेट में काम करे तो उसको उसकी पोजीशन से भी हटा सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट. बट यहाँ पे कैच ये है कि उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है ना उनके साथ प्रेसिडेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकते. हाई कोर्ट अपना इंडिपेंडेंटली वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसा वो तब परफॉर्म कर रहे थे जब उस स्टेट की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी. ठीक है. The constitution position, status, power and functions of the concerned state high court remains same even during the president rule. president rule के दौरान भी जो हाई कोर्ट है उनकी पावर, फंक्शंस, स्टेटस सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था. हाई कोर्ट की फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है. लेकिन हाई कोर्ट के अलावा कोई अगर अथॉरिटी है तो प्रेसिडेंट उनकी पावर्स, उनकी ड्यूटीज, उस इंसान को जो उस पोजीशन पे है उसको भी हटा सकते हैं. समझ में आ गया. आप फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है ये समझते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया दो इमरजेंसीज के बारे में, नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है तो नाम से ही पता लग रहा है आपको, कोई वो नहीं लग रहा होगा. फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये कि अगर हमारा कुछ फाइनेंशियली कुछ बहुत ज्यादा हम लोग वीक हो गए हैं, जिस केस में गवर्नमेंट को क्या कहते हैं फाइनेंशियली थोड़ा फंड चाहिए ऐसा मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि हम लोग अब बहुत ज्यादा ही फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं. ठीक है. तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, उस केस में गवर्नमेंट ये कर सकता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी को आधा कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करता है उस फंड पे रोक लगा सकता है, उस फंड को आधा कर सकता है, मना भी कर सकता है फंड देने से. तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है और ये भी डिक्लेयर होती है कि देखो फाइनेंशियली ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है कि हम लोगों को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना पड़ रहा है. तो सारे स्टेट समझ जाएंगे, स्टेट्स भी उस केस में वो नहीं कर सकती कि नहीं हमें बजट और चाहिए, बजट पैसे और चाहिए. नहीं, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो स्टेट्स को भी समझना पड़ेगा ये. ठीक है. अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम करते हैं, प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं जब उनको ये लगता है कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार नहीं है, उस पर कुछ खतरा आ गया है. तो इस वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है. ठीक है. इधर टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है फाइनेंशियल. ठीक है. तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो. अब फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट लगाते हैं, लेकिन अब चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं. ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही और शी इज सैटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर इज थ्रेटेंड, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो उस केस में लग जाएगा. अप्रूवल प्रोसेस, द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months. वंस अप्रूव्ड इट रिमेन्स. हाँ देखो, बाकी इमरजेंसीज में हर 6 महीने में हमें उसको अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट से. इसके केस में ऐसा कुछ सीन नहीं है. एक बार अगर लग गई फाइनेंशियल इमरजेंसी तो उसको बार बार हमें पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं कराना, वो एक ही टाइम में मतलब ऐसा मान लो कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं लगती है. मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं लगती. फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लगती है तो वो लगी रहती है इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, तब तक जब तक प्रेसिडेंट उसको खुद ही प्रोक्लेम ना कर ले. ठीक है. तो द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months. वंस अप्रूव्ड इट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट खुद ही उसको रिवोक कर लेते हैं. नो मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन. तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 6 महीने के लिए रहेगा या 1 साल के लिए रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लगा दिया पार्लियामेंट ने और भूल गया अगर पार्लियामेंट, तो फिर वो लगी रहेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तक प्रेसिडेंट उसको खुद ना रिवोक कर ले. ठीक है. तो यही है. रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी इसमें जरूरी नहीं है कि हर 6 महीने में अप्रूव करा उस प्रोक्लेमेशन को. एक बार हो गया तो बस गया. अब इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट टू रिड्यूस सैलरीज. हाँ, प्रेसिडेंट स्टेट्स को बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितनी उनकी सैलरीज को आधा कर दो. साथ ही अलाउंसेज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल, सैलरी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिड्यूस. जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट सर्विस में उन सबकी सैलरीज को आधा कर सकते हैं. ठीक है. और कम भी कर सकते हैं आधे से. ऑल द मनी बिल्स और फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द स्टेट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. हाँ, इस केस में क्या होता है ना, जो वो होते हैं ना प्रेसिडेंट गवर्नर्स को बोल देते हैं कि आपका जितने भी मनी बिल्स है ना उन सबको सेव करो. फिर वो उनको नोट देखते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं ठीक है कि नहीं है. और इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर मतलब फंड देने से भी रोक सकते हैं. सेंटर को बोल सकते हैं स्टेट को फंड नहीं देना, इस केस में अभी पैसों की बहुत जरूरत है, ऐसा मान लो. रिवोकेशन, प्रेसिडेंट इसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं. इसके लिए कोई हमें पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अब आई होप आपको ये चीज जो है ना अच्छे से क्लियर हो गई हो.
और ये वाला चैप्टर जो है ना मेरी तरफ से अब खत्म हो चुका है। आई होप आपको इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और एक बात, अब दिक्कत क्या हुई है सुनो। बात ये है कि मैंने इसके बनाए थे नोट्स, ठीक है। और नोट्स ना मैंने आप लोगों को, मुझे लगा जब मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया कि मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया नोट्स, बट नोट्स इसके गलती से डिलीट हो गए और मेरे पास है नहीं इसके नोट्स अब, ठीक है। तो इसी वजह से ना मैंने ये पार्ट 2 के मैंने नोट्स बना लिए अभी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट इसका जो पहले वाला है ना पार्ट 1 के, वो नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। वो कोई बात नहीं है, इतना नोट्स तो बना लेना आप देख के समझ के खुद से। बाकी पार्ट 2 के आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो फिर ये आप टाइप कर लेना टेलीग्राम चैनल पे @UPSC Unplugged 1, तो इससे आपको जो ग्रुप मिलेगा उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। और आप लोग, एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने ना इसकी वीडियो स्टॉप कर दी थी बनानी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि आप लोग शायद अभी चैप्टर 1 या चैप्टर 2 पे ही हो अभी तक, और चैप्टर 16 अभी तक नहीं कवर किया है। तो इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी। बट अब आप लोग कमेंट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब मैं ना इसको अपलोड करती रहूँगी। आप लोग कमेंट करते रहना, मैं जल्दी जल्दी इसको अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं अब रेगुलरली इसकी वीडियोस डालूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।